कितनी बार होता है ना, जब हिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है तो हम में से कितने लोग होते हैं भागते हैं वहां से, क्योंकि हमें हिस्ट्री मोटी मोटी किताबों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। हिस्ट्री मतलब डेट्स, हिस्ट्री मतलब बड़े पुराने सारे राजा महाराजा, उनके नाम कौन याद करेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग आज तक कभी हिस्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाए। तो आज हम क्या करते हैं, मिलके हिस्ट्री को एक नए अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लाइफ के अंदर चीजें बदल रही हैं और हम भी कुछ बदल सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कोई अच्छे से समझाएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूं। आजकल हमारे बीच में कहां कोई लड़ाई चल रही है, आसपास किसी कंट्री में, याद आया? वो है रशिया यूक्रेन, दोनों लड़ रहे हैं आपस में और इसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और आपको पता है थोड़े टाइम बाद इन्हीं की लड़ाई क्यों शुरू हुई थी, क्या कारण थे, कैसे खत्म हुई, अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी होएगी तो वो सब हिस्ट्री बन जाएगी और हम उसका पार्ट होंगे। यानी हमने उस हिस्ट्री को देखा था जब लड़ाई शुरू हुई थी और उसके बाद में जो भी उसका अंजाम होएगा वो भी हमें पता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री हमसे दूर है। आज का जो प्रेजेंट है वो कल हमारा हिस्ट्री बनने वाला है। तो हम हिस्ट्री को समझते हैं और आज हम समझेंगे जर्मनी की हिस्ट्री को। तो जिन लोगों ने जर्मनी कभी पढ़ी है, कभी पढ़ी थी, आजकल पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उन सब के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम जर्मनी की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और साथ में इंडिया को भी पैरेलली इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप अपने देश के साथ में उस कंट्री को, जो एक नई कंट्री है, जोड़ दोगे तो आपको दोनों पैरेलली एक चलती हुई इकोनॉमीज और कंट्रीज और सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलेगा। इंडियन सिविलाइजेशन तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। जर्मनी बहुत पुरानी नहीं है। हम इसकी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं ले देकर 1600 के आसपास। जब हम देखते हैं तो जर्मनी तब भी कंट्री नहीं था। तो 1608 के अंदर, इंडिया के अंदर जब मुगल राज कर रहे थे और जहांगीर आगरा से रूल करते थे, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से उनके ऑफिसर्स आते हैं और इंडिया से ट्रेड करने की परमिशन मांगते हैं। मुगल एम्परर परमिशन देने में थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि यहां पे पुराने 100 सालों से डच, फ्रेंच और कितने सारे यूरोपियन पहले से ट्रेड कर रहे हैं। और वो ट्रेड क्या कर रहे हैं? स्पाइसेस का, मेटल्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का और ना जाने कितनी चीजों का, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे एक गोल्ड माइन थी, सोने की चिड़िया था आपका देश, पता है ना आपको। तो इस सोने की चिड़िया का कुछ कुछ हिस्सा हर कोई लेना चाह रहा था और अंग्रेज भी आए अपनी एलिजाबेथ क्वीन से एक चार्टर लिखवा कर कि इंडिया के साथ ट्रेड करिए और हमें पैसा कमा के दीजिए, यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाइए। तो अल्टीमेटली किसी तरह से दबाव में आके जब उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, तो मुगल एम्परर जहांगीर ने उनको अलाउ कर दिया यहाँ पे ट्रेड करने का, और वो भी लिमिटेड एरिया के अंदर, मद्रास के आसपास। इसलिए आपको मद्रास के अंदर और उसके बाद में कैलकटा के अंदर, उसके बाद मुंबई के अंदर पुरानी एस्टेब्लिशमेंट मिलती हैं जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया। और दिल्ली तो बहुत बाद में जाके 1911 के अंदर अंग्रेजों की राजधानी बनी। तो अभी हम जरा जर्मनी को ले रहे हैं, तो जर्मनी में फोकस करते हैं। तो 1618 से लेके 1648 तक 30 ईयर वार होती है जर्मनी के अंदर, जिसको जर्मनी की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस मिली है। और लेकिन ये लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, फसलें उजड़ गई, जो कुछ था उनके पास में वो भी बर्बाद हो गया और मिला कुछ नहीं। और पीस ऑफ वेस्टफालिया ट्रीटी के साथ में 1648 के अंदर ये 30 साल की लड़ाई खत्म हुई। लेकिन फिर भी जर्मनी अभी पिक्चर में नहीं आया। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया, अफ्रीका और जगह जगह पर अपनी कॉलोनीज बना ली थी। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही थी, बहुत सब कुछ बन रहा था, लेकिन जर्मनी में कुछ नहीं हो रहा था। जर्मनी बहुत पीछे रह गया था। अल्टीमेटली क्या होता है, 1789 के अंदर जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो जाता है। तब तक भी जर्मनी सोया हुआ है, वहां पे तब भी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में वहां पे नेपोलियन आते हैं और पूरे के पूरे जर्मनी को, पूरे यूरोप के ऊपर राज कर लेते हैं नेपोलियन। तब तक भी जर्मनी में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर खत्म हो गया। मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद में बहुत सारे दूसरे किंगडम्स आए, जैसे कि मराठाज आए, राजपूत आए, सिख एम्पायर थे, उन सब ने अपने अपने एरियाज बांट लिए। और बंगाल की जो किंगडम था वो भी पहले तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बाद में 1757 के अंदर
प्लासी की बैटल होती है और 1764 के अंदर बक्सर की बैटल होती है, और इन दोनों बैटल्स के बाद में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर। और उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके बाद में बहुत सारे लॉज यहाँ पे अप्लाई करे जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी। लेकिन 1857 एक ईयर आता है जब सारे के सारे इंडियन मिलके, खास तौर पर जो नॉर्थ में थे, एक आवाज के अंदर खड़े हो जाते हैं। तात्या टोपे और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने नाम सुना होगा। 1857 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और अनफॉर्चुनेटली उसको दबा दिया जाता है 58 से। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करके ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल करने लगती है। अब हम ये तो इंडिया को समझ लिया, जर्मनी में अभी कुछ नहीं हुआ है। आपने देखा कि वहां पे नेपोलियन आए चले गए, उसके बाद में 1948 के अंदर वहां पे एक फ्रैंकफर्ट असेंबली होती है, कुछ कुछ डिस्कशंस होती हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हासिल होता है। लेकिन 1871 अगला एक ईयर है जो आपको नोट करना है, जब जर्मनी कंट्री एग्जिस्टेंस में आई, उसका यूनिफिकेशन हुआ बाय ऑटो फोन बिस्मार्क। ये बहुत बड़े पावरफुल एक मिलिट्री लीडर थे रशिया के, और उन्होंने डेनमार्क को, फ्रांस को और ऑस्ट्रिया को, इन तीनों को लड़ाई में हराकर 1871 के अंदर जाके वर्साई में जाके जर्मनी को एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे यूनिफाइड किया सभी स्टेट्स को। और उन सब के अंदर प्रशिया की, जो प्रोइसन कहा जाता है जर्मन के अंदर, उनकी एक हेजेमनी, उनका एक अपर हैंड था। और उस तरह से ये 50 से लेके तकरीबन जब बिस्मार्क आ चुके थे जर्मनी के अंदर, और फिर उसके बाद जब 71 में उन्होंने फॉर्मली जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया, तो ये 40-50 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे जर्मनी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। बाकी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले से आ चुका था, लेकिन जर्मनी ने अपनी सड़कें बनाना, अपने आर्मामेंट बनाना, अपनी इंडस्ट्री बनाना इसी पीरियड में स्टार्ट किया 1850 के बाद में। और हमारे यहाँ पे तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, लेकिन 1885 के अंदर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को गठित किया, और उस कांग्रेस ने फिर उसके बाद में हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई को काफ़ी आगे बढ़ाया। अब क्या होता है, जब बिस्मार्क रिटायर कर दिए जाते हैं 1890 के अंदर, उसके बाद में विल्हेल्म जो होते हैं वो अल्टीमेटली 1914 में देखते हैं, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे यूरोपियन ने अपने अपनी कॉलोनीज बना ली हैं, जर्मनी को सिर्फ एक अफ्रीका में नामीबिया और थोड़े बहुत आइलैंड मिले हैं, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो अल्टीमेटली वो वॉर में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से लेके 1918 तक वॉर लड़ी जाती है। जर्मनी अभी 50-60 सालों में खड़ा हुआ है। उसने सोचा कि उन वॉर के थ्रू ही वो बाकी सबको हराएंगे और उसके बाद एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज पे अपना कब्जा करेंगे, लेकिन ये होना नहीं था। बाकी सब कंट्री पहले से बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने इतनी सब कंट्रीज का इतना माल लूट लिया था कि उनके पास में वेपन्स भी थे, उनके पास में इंडस्ट्री भी थी, उनके पास में स्ट्रेटजी भी थी, उनके पास एक्सपीरियंस भी था। तो फ्रांस ने, इंग्लैंड ने और स्पेन ने और सब कंट्री ने मिलके जर्मनी को हरा दिया। 1918 के अंदर जर्मनी हार गया, और 1919 के अंदर वाइमार रिपब्लिक को गठन किया गया, जो कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट था। इंडिया में 1919 के अंदर गांधी जी आ चुके थे। 1919 में अमृतसर में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग होता है। जनरल डायर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और यहां पर भी बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है बैटल। बैटल मतलब पीसफुल बैटल, या उसको आप इंडिया की हिस्ट्री के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस जर्मनी के ऊपर है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्मन सीखने के लिए हमने बच्चों के लिए खास तौर पर 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस के बच्चे अपना अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप जर्मन गुरुज पर। एक ही वर्ड है, GERMAN GURUS, गुरुज, जर्मन गुरुज। हमें ईमेल कर सकते हैं germangurus@gmail.com पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7011750680 पर। और आपको जर्मन लर्निंग के अंदर हम अच्छी तरह से हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने आप में फर्स्ट इनोवेटिव ऐप बनाया है जर्मन गुरुज का, जहां पे 24/7 बच्चे जर्मन सीख सकते हैं। और आज हम फोकस कर रहे हैं जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुकी है, वाइमार रिपब्लिक आ गया है। वाइमार रिपब्लिक के शुरू के 5-7 साल बड़े ही इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट टाइम कहा जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि लंदन यूके के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर,
मैड्रिड स्पेन के अंदर, और इसी तरह से रोम इटली के अंदर। दीज आर एस्टेब्लिश सिटीज, वहां पे बड़े बड़े सेंटर थे, और उन लंदन के आसपास, पेरिस के आसपास, रोम के आसपास बहुत बड़े एरिया के अंदर लोग रहते थे। लेकिन जर्मनी में ऐसी कोई सिटी नहीं थी, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो अब वाइमार रिपब्लिक के अंदर बर्लिन आपके सामने उभर के आता है एक मेट्रोपोल सिटी के रूप में। वहाँ पे मेट्रोज भी आती हैं, उसके वहाँ पे बहुत सारा आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, सिनेमा सब कुछ डेवलप होता है 5-7 सालों में वाइमार रिपब्लिक में। शुरू का बहुत अच्छा टाइम रहा, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के अंदर रिवोल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यूरोपियन इकोनॉमीज कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती हैं, और अमेरिका से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका और पूरे यूरोप को बुरी तरह से बर्बाद करने की तरफ पड़ता है। लेकिन इन बिटवीन 1933 के अंदर जर्मनी में आते हैं एडोल्फ हिटलर। ये अपनी नाजी पार्टी NSDAP को एस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद में वहाँ की पार्लियामेंट सबसे पहले वो 1933 में आग लगा के ख़त्म करवा दी जाती है, और उसके बाद में पूरी तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाता है, लोगों के राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, और पूरी तरह से हिटलर का राज चलता है। और उसके बाद में 1939 में पूरी वॉर मशीनरी के साथ हिटलर लेके कूद पड़ते हैं जर्मनी को। पहले वो पोलैंड से वॉर स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उनका प्लान होता है कि पोलैंड के बाद पूरा ईस्टर्न यूरोप और मॉस्को तक वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मॉस्को की तरफ बढ़ते हैं, तो उधर से रशिया भी बहुत स्ट्रांग था। आपको पता है आज की लड़ाई भी चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो रशिया ने वापस आंसर दिया जर्मनी को, और धीरे धीरे जर्मनी का हारना स्टार्ट हुआ। और वेस्टर्न साइड से इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका उनको साथ देता है। तो 3 वेस्टर्न पावर हैं और एक ईस्ट के अंदर रशिया है, USSR था उस टाइम पर। ये चारों मिलके जर्मनी को खदेड़ देते हैं, और 45 के अंदर अल्टीमेटली मई 1945 के अंदर जर्मनी घुटने टेक देता है, और वर्ल्ड वार यूरोप के अंदर खत्म हो जाती है। उसके 4-5 महीने के बाद में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 और 9 अगस्त को 1945 में बॉम्ब गिराए जाते हैं, एटम बॉम्ब, तो पूरी की तरह से वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाती है। लेकिन जर्मनी के अंदर मई के अंदर ही वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है, और हिटलर राज का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन अब ये जो चारों कंट्रीज हैं, ये जर्मनी के 4 टुकड़े कर लेते हैं। यानी एक टुकड़ा यूके ने ले लिया, एक फ्रांस ने ले लिया, एक अमेरिका ने, और एक रशिया ने। और अब इन चारों की खींचातानी शुरू हो जाती है। तीनों वेस्टर्न एलाइड पावर मिलके अपना एक कंट्री बनाते हैं, जिसका नाम होता है वेस्ट जर्मनी या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको बेएरडे बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड भी कहते हैं। और ईस्ट के अंदर ईस्ट जर्मनी या फिर डॉइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन दोनों जर्मनी को 1949 के अंदर फॉर्मली ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। 49 से लेके अगले 40 सालों तक ये दोनों जर्मनी अलग अलग रहते हैं। लेकिन इनके चक्कर में जर्मनी जब आधा आधा हुआ, तो पूरी दुनिया भी 2 खेमों में बट गई, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय रशिया, USSR, एंड वेस्टर्न ब्लॉक जिसका कि मेन करता धरता था अमेरिका, और उसने सब वेस्टर्न पावर्स को मिला दिया नाटो के अंदर। और आज अगर आप देखेंगे तो ये नाटो ही है जो रशिया के साथ में लड़ रही है, यूक्रेन नहीं लड़ रहा। आपको पता ही होगा जब आप उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिस्कशन में जाएंगे। तो जर्मनी के अंदर जब 2 जर्मनी बन गए, तो उसके बाद एक उनका अच्छा पीरियड स्टार्ट हुआ, वो था 1950 से लेके 1960 तक का, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड कहते हैं, अंडर द चांसलर आडेनावर। आडेनावर बहुत ही कामयाब चांसलर थे, जर्मनी के पहले चांसलर। इस साइड पे इंडिया के अंदर 1947 में इंडिपेंडेंस लिया, 1950 के अंदर इंडिया का भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आपको पता ही है। और इस तरह से यहाँ पे भी ग्रोथ की स्टोरी स्टार्ट होती है रिपब्लिक के बाद में, और जर्मनी के अंदर भी स्टार्ट होती है। लेकिन जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि वापस उसी जहाँ से वो निकले थे उससे ऊपर पहुँच जाएं। उसके बाद में जर्मनी के अंदर भी एक और टर्मोइल आता है 1961 के अंदर, जब अपना कोल्ड वॉर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है कि सिटी ऑफ बर्लिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, उनके बीच में एक दीवार आ जाती है जिसको हम बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं। यह हुआ था 13 अगस्त 1961 को।
और 61 से लेके 1989 तक ये दीवार दोनों देशों के बीच में रहती है, और फाइनली 9 नवंबर 1989 को जब ये दीवार गिरती है, तभी दोनों जर्मनी एक आगे बढ़ते हैं दोनों मिलने के लिए, और फॉर्मली 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी एक हो जाते हैं। रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसको कहा जाता है। तो हमने 30 इयर्स ऑफ वॉर फ्रॉम 1618 से 1648 तक जो थी, वहाँ से अपनी जर्मनी की हिस्ट्री को स्टार्ट किया, 1990 तक ले आए। और इस पीरियड में जो जर्मनी में एडेनावर के अलावा इंपॉर्टेंट चांसलर रहे वो थे विली ब्रांट, हेलमुट कॉल, जिन्होंने खासकर रीयूनिफिकेशन में बड़ा काम किया। और उसके बाद में 2005 से लेके 2021 तक वहाँ की सबसे फेमस और एक लेडी चांसलर एंजेला मेर्केल। मुझे गौरव है कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया बर्लिन के अंदर और मुझे बहुत बड़े सम्मान के साथ नवाजा। और जो उनका पीरियड था उसके बाद में ओलफ आपके चांसलर बन के आते हैं जो एसपीडी पार्टी से हैं। और जर्मनी के अंदर दो पार्टी मेन रूल करती रही हैं, एक है एसपीडी जिन्होंने विली ब्रांट और आज के जो ओलफ हैं उनके साथ एसपीडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेजर टाइम जर्मनी में रूल किया है वो सीडीयू और सीएसयू पार्टीज ने रूल किया है। लेकिन वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस हो गया। हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो जो जर्मनी था पिछड़ा हुआ था यूरोप के अंदर, उसने कोशिश करी और एक तरह से 3 लड़ाइयों को उन्होंने देखा। 2 लड़ाइयाँ वो देखी और आज के सिचुएशन के अंदर भी वो नाटो का पार्ट बनकर यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। और आज हम इंडिया को भी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी जब हमारी इंडिपेंडेंस होती है तो पहले नेहरू जी, उसके बाद में शास्त्री जी, उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी, इस तरह से काफ़ी प्रोग्रेस करी है इंडिया ने। और ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और जर्मनी और इंडिया दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सब इंडियंस को ग्रोथ का चांस मिलेगा। तो इसलिए अपनी जर्मन लर्निंग को मत भूलिएगा। आपको पता है ऐप जर्मन गुरु से और मेरे साथ में मिलके आप जर्मन सीख सकते हैं। तो इस हिस्ट्री के लेसन को आपने ज़रूर पसंद किया होगा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे जर्मन गुरुज के यूट्यूब के चैनल को भी लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं। और हम आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। Auf Wiedersehen, Dankeschön।